नमस्कार दोस्तों। जीएसटी काउंसिल की जो 53rd मीटिंग जिसके अंदर काफी सारी रिकमेंडेशंस दी गई और जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जो है रिलैक्सिंग है, बेनिफिशियल है। तो जो की हाइलाइट्स थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। लेकिन अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो प्रेस रिलीज के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या रिलैक्सेशन जो है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स को, बिजनेसमैन को दी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रेस रिलीज की, इस प्रेस रिलीज को दो पार्ट्स में रखा गया है। बेसिकली फर्स्ट इज चेंज इन जीएसटी टैक्स रेट्स। तो जीएसटी टैक्स रेट्स में कुछ चेंज किए गए हैं गुड्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर, कुछ अदर जो है चेंजेस किए गए हैं गुड्स और सर्विसेज को लेकर। इसके अलावा जो पार्ट बी है वो है बेसिकली फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेसेस। तो जो यहाँ पर बिजनेसेस को जो रिलैक्सेशन दी गई है उसके रिगार्डिंग जो आपका पार्ट बी है, मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। तो जो रिलीफ दी गई है वो आपकी पार्ट बी के अंदर प्रोवाइड की गई है। और ऑलमोस्ट जो यहाँ पर 28 रिकमेंडेशन, 28 रिकमेंडेशन दी गई है बाय द जीएसटी काउंसिल। अगर आपको ये प्रेस रिलीज डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम एक एक करके ये 28 जो रिकमेंडेशन है उसको जल्दी से एक बार समझ लेते हैं, ताकि जो जो रिकमेंडेशन आपके काम की है सो दैट आप डिसाइड कर सके। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग इशू की जाती है आप उनका बेनिफिट्स ले सके। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई, एक सेक्शन 128 ए इंसर्ट किया जाएगा। किस लिए इंसर्ट किया जाएगा कि आपको अभी तक जो डिमांड नोटिस मिल रहे थे सेक्शन 73 में, सेक्शन 73 वहां बात करता है जहां पर आपने जो है टैक्स पे नहीं किया या फिर कम टैक्स पे किया है और आपकी जो इंटेंशन है वो मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, टैक्स चोरी की इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर 1718 से लेकर 1920 तक अगर आपका कोई डिमांड नोटिस है और उसमें जो टैक्स अमाउंट है वो अगर आप पे कर देते हैं 31 मार्च 2025 तक, तो ऐसे में उस पर जो भी इंटरेस्ट या पेनल्टी होगी वो वेव ऑफ कर दी जाएगी, वो आपको पे नहीं करनी होगी। तो जो भी लोग जिनको सेक्शन 73 में नोटिस मिला है और जिनको कंफर्म है कि उन्हें वो टैक्स पे करना है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, 31 मार्च 2025 से पहले उसे पे कर सकते हैं और जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी है उसका वेवर ले सकते हैं। उसके बाद जो जीएसटी अपील्स के रिगार्डिंग जो मॉनेटरी लिमिट्स थी उसको जो है बेसिकली यहाँ पर फिक्स किया गया है। और कौन सी मॉनेटरी लिमिट्स? जहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करेगा। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपने जो है बेसिकली कोई जो है किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की और वो अपील जो है आपके फेवर में आ जाती है, अब जो है डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट अपील करना चाहता है जी स्टैट, जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है वहां पर। तो ऐसे में अगर वो डिमांड वहां पर जो 20 लाख रुपीज तक है तो ऐसे में वो जो है अपील जो है फाइल नहीं करेगा, जो डिपार्टमेंट है उसको ड्रॉप कर देगा और आपके फेवर में जो डिसीजन लिया गया है उसी को ही माना जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ट्रिब्यूनल में कोई अपील जीत जाते हैं और वहां पर 1 करोड़ रुपए तक की अमाउंट जो है डिस्प्यूट में है, तो ऐसे में डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल नहीं करेगा। सेम वे में आप हाई कोर्ट के अंदर कोई अपील जीत जाते हैं तो डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा अगर जो डिमांड है वो 2 करोड़ रुपए तक है। उसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन 107 है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की जाएगी, बेसिकली जो प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग है। तो अभी जब आप अपील फाइल करने जाते हैं तो ऐसे में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ डिमांड जो है उसको डिपॉजिट करना होता है बिफोर फाइलिंग अपील। तो यहाँ पर उस जो लिमिट को जो है यहाँ पर रिवाइज किया गया है। ऐसे में अगर आप अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल कर रहे हैं तो वहां पर जो 25 करोड़ रुपीज तक की जो 25 करोड़ रुपीज सीजीएसटी एसजीएसटी की जो अमाउंट फिक्स की गई थी उसको रिड्यूस कर 20 करोड़ रुपीज तक कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने जा रहे हैं तो ऐसे में पहले जो लिमिट थी वो थी 20% और मैक्सिमम अमाउंट थी 50 करोड़ सीजीएसटी, 50 करोड़ एसजीएसटी। अब उसको रिवाइज कर 10% कर दिया गया है और जो अमाउंट जो फिक्स की गई है वो मैक्सिमम 20 करोड़ सीजीएसटी, 20 करोड़ एसजीएसटी। तो ये भी अगेन यहाँ पर एक जो अपील फाइलिंग से पहले आपको प्री डिपॉजिट जो करना होता है उसमें एक रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद बेसिकली एक प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल, जो कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर यूज किया जाता है तो उसको जो है जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि अभी जो है अल्कोहल जो है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेक्शन 9 जो है सीजीएसटी एक्ट का उसको अमेंड किया जाएगा और उसके अंदर एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल को भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है, अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे में उसको जीएसटी के स्कोप से बाहर किया जाएगा। उसके बाद
जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आपसे टीसीएस कलेक्ट करते हैं उसकी जो रेट्स है रिवाइज की गई है। अभी तक 1% का टीसीएस कलेक्ट किया जाता था, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी है तो 1%। अब इसको जो है हाफ किया जा रहा है 0.5%, जहां पर 0.25% सीजीएसटी रहेगा और 0.25% एसजीएसटी रहेगा। उसके बाद जो टाइम लिमिट है फॉर फाइलिंग अपील इन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को अभी तक फॉर्म नहीं किया गया था। अब इसको जैसे ही फॉर्म किया जाएगा तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही गवर्नमेंट कोई डेट नोटिफाई करेगी उस डेट से जो है आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, तो आप जो है अपील फाइल कर पाएंगे। तो ऐसे में जिन लोगों के ऑलरेडी ऑर्डर्स डिसाइड किए जा चुके हैं, जिनकी टाइम लिमिट्स एक्सपायर हो चुकी है, उनके लिए ये जो रिलीफ दिया जा रहा है कि जब जीस्टेट जो बेसिकली एस्टेब्लिश हो जाएगा और उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू कर दी जाएगी, उसके बाद 3 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा अपील फाइलिंग के लिए। नेक्स्ट जो रिलैक्सेशन दी गई सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो बड़ी रिलैक्सेशन है, जहां पर जो है काफी सारा लिटिगेशन था। इनिशियली जो आईटीसी क्लेम करने की जो लास्ट डेट थी वो थी जो फॉलोइंग ऑफ दी सितंबर मंथ जो है आपका उसकी ड्यू डेट, लेकिन बाद में इसको अमेंड किया गया था 30 नवंबर। अब ये जो 30 नवंबर की डेट है ये 1 जुलाई 17 से इंप्लीमेंट कर दी गई है। दैट मीन फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, जहां पर सितंबर मंथ की ड्यू डेट जो होती थी लास्ट डेट, अब उसको जो है अमेंड किया जाएगा 30 नवंबर, 30 नवंबर तक जो है उनके केसेस में वो डेट एप्लीकेबल रहेगी। तो जिस भी साल का आईटीसी होगा उसके नेक्स्ट ईयर की जो 30 नवंबर की डेट होगी वो जो है ड्यू डेट मानी जाएगी आईटीसी क्लेम करने के लिए। उसके बाद जहां पर जीएसटी रिवोकेशन फाइल किया जा रहा था तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है कि बेसिकली जो कंडीशन है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की, तो वहां पर जो है फ्रॉम द जो रिटर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन आर फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। तो वहां पर जो 16 सबसेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट्स है वो जो है आपकी ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन डेट से जो है आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आप जो है अपना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। आफ्टर दैट जीएसटी 4 के अंदर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट की जा रही है। जो जीएसटीआर 4 की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट थी 30 अप्रैल, उसको जो है 30 जून किया जाएगा, और ये जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए कोई चेंज नहीं किया गया है। तो काफी सारे जो कंपोजिशन डीलर है कभी उन्हें ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो है ये चेंज किया गया है। ये चेंज प्रोस्पेक्टिव है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इंप्लीमेंट होगा। आफ्टर दैट रूल 88 के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी, और बेसिकली अब जो आपके कैश लेजर में भी अगर बैलेंस अवेलेबल होगा तो उसके रिगार्डिंग आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो होता क्या था, आपके कैश लेजर में अगर बैलेंस है और उसने आपने उसको सेटअप नहीं किया है रिटर्न फाइलिंग के टाइम, तो ऐसे में यह माना जाता था आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे नहीं की है और उस पर इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जा रहा था। तो अब जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाएगी कि अगर कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल है और आपने उसको सेटअप नहीं भी किया है तो भी आपको जो है उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर एक सेक्शन 11A इंसर्ट किया जाएगा जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है बेसिकली पावर देगी नॉट टू रिकवर ड्यूटीज नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस। तो कुछ जनरल प्रैक्टिस की वजह से मान लीजिए किसी सप्लायर ने टैक्स चार्ज ही नहीं किया या कम चार्ज किया और उसकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर सेक्शन 11A जो है उसको जो है इंसर्ट किया जाएगा और एक पावर दी जाएगी गवर्नमेंट को कि उनके रिगार्डिंग जो है वो बेसिकली नोटिफिकेशन इशू कर सकती है और उनको जो है बेनिफिट दे सकती है, उनको जो है यहाँ पर एग्जम्पशन दे सकती है। रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन प्राइस ऑफ गुड्स सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट आप करते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और उसके रिगार्डिंग आप जो भी टैक्स पे करते हैं उसका आप रिफंड क्लेम करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी, आपने एक्सपोर्ट किया और उस एक्सपोर्ट के करने के बाद आपके प्राइजेस में जो है कुछ चेंज हुआ और वो चेंज अपवर्ड है, जिसके रिगार्डिंग आप बाद में क्या करते हैं, आप जो है मान लीजिए टैक्स पे करते हैं तो उसका रिफंड जो है लेने का अभी तक कोई मैकेनिज्म क्लेरिफाई नहीं किया गया था। अब लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एडिशनल आईजीएसटी आप पे करेंगे फॉर अपवर्ड रिवीजन, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई प्राइस एस्केलेट किया गया है तो उसके रिगार्डिंग जो है अब आप जो भी टैक्स पे करेंगे उसका भी रिफंड आपको अलाउ किया जाएगा। After that, clarification regarding valuation of supply of import of services by a related person where recipient is eligible to full input tax credit। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की जा रही है जहां पर आप जो है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इंपोर्ट जो है एक रिलेटेड पर्सन से रिलेटेड है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है उसका जो है फुल आईटीसी जो है आपको अलाउ किया जाएगा।
Next one is clarification regarding availability of input tax credit on duct and manholes used in the network of optical fibers cable. तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर सर्टेन प्रोडक्ट यूज किया जाता है, डक्ट एंड मैनहोल्स, उनको अगर यूज किया जाता है तो उनका आईटीसी उन्हें अलाउ किया जाएगा। तो ये बेसिकली क्लैरिफिकेटरी जो है रिकमेंडेशंस है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस दी जाएंगी। बेसिकली क्लैरिफिकेशंस ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल फॉर कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो बैंक जो कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई को यहाँ पर क्लैरिफाई किया जाएगा, और उसके लिए सेक्शन 13 सेक्शन 2 जो है यहाँ पर वो डिटरमाइन करेगा उस केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगी। क्लैरिफिकेशन ऑन वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी। तो रिसेंटली जो है लास्ट जो है कॉर्पोरेट गारंटीज के रिगार्डिंग काफी सारे इश्यूज रहे, उसके रिगार्डिंग सर्कुलर भी इशू किया गया, और अब जो है यहाँ पर अगेन वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी के रिगार्डिंग कहा जा रहा है, कुछ इश्यूज है जिनको क्लैरिफाई किया जाएगा। After that, clarification regarding applicability of provisions of section 16 section 4 in respect of invoices issued by the recipient under reverse charge। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपने कोई जो है इनवॉइस इशू किया है, क्योंकि रेसिपिएंट यहाँ पर इनवॉइस इशू करता है जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर से वो गुड्स या सर्विसेज अवेल करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस केस में सेक्शन 16 सेक्शन 4 जो टाइम लिमिट्स एप्लीकेबल होगी वो एप्लीकेबल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द इनवॉइस, जिस जिस ईयर के अंदर वो इनवॉइस इशू किया गया है बाय द रेसिपिएंट, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी 30 नवंबर की डेट जो है वो डिसाइड की जाएगी। उसके बाद कुछ जो है यहाँ पर अगेन कुछ इश्यूज बताए गए हैं जिनके रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। ऑलमोस्ट 11 इश्यूज है जिनके रिगार्डिंग कहा गया है कि जो है यहाँ पर सीबीआईसी क्या करेगा, उनको सर्कुलर्स के जरिए जो है क्लैरिफाई करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर जो है जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है सेक्शन 140 सबसेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली फॉर द ट्रांजिशनल क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस pertaining to service provided before appointed date and where invoices were received by input service distributor before appointed date। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिशनल क्रेडिट की बात की जा रही है, जिसको लेकर इशू आ रहा था कि कुछ ऐसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने कोई जो है सर्विसेज जो है 1 जुलाई 17 से पहले जो है अवेल की थी, और उसके इनवॉइसेस भी 1 जुलाई 17 से पहले उन्हें रिसीव हुए थे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है कोई बेसिकली मैकेनिज्म नहीं था, उस आईटीसी को यहाँ पर जो है अगेन रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के जरिए जो है अलाउ किया जाएगा टू दी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके बाद एक और नया और बहुत बड़ा चेंज, जीएसटीआर 1 की करेक्शंस के लिए एक नया फॉर्म जीएसटीआर 1A इशू किया जाएगा, और ये जो है आप जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बाद बट बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3 भी आप इसका यूज कर पाएंगे, और जो भी आपने गलतियां की है जीएसटीआर 1 फाइलिंग के दौरान उसको आप जो है करेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा चेंज है और एक रिलीफ देने वाला चेंज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार जीएसटीआर 1 में गलती हो जाती थी जिसकी वजह से जीएसटीआर 3 के अंदर उसको चेंज करने का कोई स्कोप नहीं था। अब यहाँ पर जीएसटीआर 1A के जरिए बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3 भी अब आप उसको चेंज कर पाएंगे। आफ्टर दैट एक और बड़ा चेंज यहाँ पर जो है, एक और बड़ी जो रिलैक्सेशन दी गई है जीएसटीआर 9(9)A के रिगार्डिंग दी गई है। अप टू 2 करोड़ अगर आपकी टर्नओवर है तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आपको जीएसटीआर 9(9)A फाइल करने की जरूरत नहीं। तो हर साल ये रिलैक्सेशन दी जा रही है। अब हर साल इसको क्यों जो है नोटिफाई करके ही दिया जा रहा है, क्यों एक ऐसा लॉ नहीं बना दिया जाता है कि जो है आपको 2 करोड़ रुपए तक एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन यहाँ पर 23-24 के लिए एक रिलैक्सेशन आपको दे दी गई है, ये भी जो है स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो है काफी हेल्प करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अमेंडमेंट वाज रिकमेंडेड इन सेक्शन 122(1)B, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली to clarify that said penal provision is applicable only for those e-commerce operators who are required to collect tax under section 52 of CGST Act। तो बेसिकली सेक्शन 122(1)B के तहत जो है कुछ पेनल्टीज जो है वो बताई गई है, और वहां पर कहा गया है कि जो इस क्लॉज के अंदर जो पेनल्टी है वो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एप्लीकेबल होगी जो बेसिकली जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो है लायबल है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक और जो है बेसिकली अमेंडमेंट की जाएगी रूल 142 के तहत, जहां पर कहा गया है कि जीएसटी डीआरसी 03 के जरिए जो आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसको प्री डिपॉजिट फाइलिंग, जो अपील फाइलिंग के लिए प्री डिपॉजिट है उसके लिए आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक जो है प्रोसीजर जो है यहाँ पर एक अमेंडमेंट की जाएगी। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पर जो है जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर दी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फेक बिलिंग फेक रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए जो है किया जाएगा। उसके बाद जो है सेक्शन 73-74 को लेकर जो है जो नोटिस इशू किए जाते हैं उसकी टाइम लिमिट्स को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे जो है लिटिगेशन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक नया सेक्शन
74A इशू किया जाएगा और उसके अंदर एक कॉमन टाइम लिमिट रखी जाएगी फॉर दी सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। तो जहां पर सेक्शन 73 है, जहां पर आपने जो है कोई टैक्स पे नहीं किया है, कम टैक्स पे किया है, लेकिन आपकी इंटेंशन मेलाफाइड नहीं है, टैक्स चोरी की नहीं है। लेकिन सेक्शन 74 है जहां पर आपकी इंटेंशन टैक्स चोरी की है और आपने टैक्स पे नहीं किया है, कम टैक्स पे किया है। तो अब यहाँ पर जो है टाइम लिमिट्स ऑफ नोटिस को लेकर काफी सारे इश्यूज थे, तो कहा जा रहा है एक नया सेक्शन 74A इंसर्ट किया जाएगा और उसमें दोनों ही सेक्शंस की जो टाइम लिमिट है उनको जो है प्रिस्क्राइब किया जाएगा। आफ्टर दैट एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस को लेकर सेक्शन 171 के अंदर कुछ बदलाव किया जाएगा। अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो यहाँ पर जो जीएसटी रिफंड्स के रिगार्डिंग बेसिकली कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे और अब जो जीएसटी रिफंड्स है वो जो है अगेन जो है डिपार्टमेंट जो है उसको धीरे धीरे कम करता जा रहा है और कहा जा रहा है जहां एक्सपोर्ट ड्यूटी आप पे कर रहे हैं वहां पर अब आपको रिफंड ऑफ आईजीएसटी अलाउ नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात है इसके रिगार्डिंग क्या प्रेस जो नोटिफिकेशन है इशू की जाएगी और उसके अंदर क्या कंडीशंस बताई जाएंगी। आफ्टर दैट यहाँ पर जो है GSTR 1 के अंदर आप एक टेबल जो है फिल करते हैं, टेबल 5, जिसमें बेसिकली आप B2C सप्लाई को जो है रिपोर्ट करते हैं, जो कि 2,50,000 रुपए से ज्यादा की सप्लाई आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अब उसको जो है कहा जा रहा है कि चेंज करके 1 लाख रुपीज तक किया जाए। इसका मतलब अब अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे, दूसरे स्टेट्स में माल बेचेंगे और जो रेसिपेंट है, जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे में अगर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अमाउंट है तो उसको अलग से टेबल 5 के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा। अभी यह लिमिट 2,50,000 रुपए थी, लेकिन अब इसको रिवाइज करने की बात की जा रही है। आफ्टर दैट यहाँ पर GSTR 7 के रिगार्डिंग जो है बेसिकली कुछ रिकमेंडेशन दी जा रही हैं, that return in from GSTR 7 to be filed by the registered person who are required to deduct tax under section 51 is to be filed every month irrespective of whether tax has been deducted or not. It means अगर आपने कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया है स्टिल आपको GSTR 7 फाइल करनी होगी। हाँ, एक रिलीफ यहाँ पर दी गई है, नील GSTR 7 फाइलिंग में आपके ऊपर कोई लेट फीस जो है वो एप्लीकेबल नहीं की जाएगी। तो ये बेसिकली मेजर 28 जो यहाँ पर जो बदलाव रिकमेंडेशन की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी इनके रिगार्डिंग कब जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू की जाती है, कब टैक्स पेयर्स को एक्चुअली इनका बेनिफिट जो है पास ऑन किया जाता है। तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, जब तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हो जाती है तब तक जो है यहाँ पर हम सिर्फ वेट कर सकते हैं कि ये जो बदलाव करने की बात की जा रही है, ये जो रिलीफ देने की बात की जा रही है, ये एक्चुअल में कब जो है स्मॉल बिजनेसेस को, टैक्स पेयर्स को मिलेगी। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। पार्ट बी को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, एक एक बात को, एक एक 28 रिकमेंडेशन को हमने जो है आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे सेशन के अंदर जीएसटी टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग जो है क्या बड़े बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।